जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में जाना आपराधिक विधि का इतिहास एवं विकास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। हमने पिछली वीडियो में जाना मनु ने अपनी कीर्ति मनुस्मृति में अपराधों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हुए उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की थी। नंबर 1 महापातक, नंबर 2 अनुपातक एवं नंबर 3 उपपातक। इसी के चलते हमने इसमें जाना था कि जो है आपराधिक विधि का इतिहास एवं विकास आज से नहीं जबकि प्राचीन वर्ष से है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेबीलोनियन विधि, रोमन विधि, मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था मुगल काल की दंड व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी। किसा का अर्थ होता था प्रतिकार अर्थात बदला। दिया का अर्थ होता था खून का मूल्य। नंबर 3 पढ़ा था हद का शाब्दिक अर्थ होता था सीमा तथा नंबर 4 पढ़ा था ताजी का अर्थ होता है विवेकाधीन। इसी के साथ हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार वाल्मीकि। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम दोस्तों मानववध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं मानववध क्या है। मानववध मुगल काल में मुस्लिम विधि के अंतर्गत मानववध निम्नांकित 5 भागों में वर्गीकृत था। नंबर 1 कत्ल उम्द, नंबर 2 कत्ल शहाब उम्द, नंबर 3 कत्ल खता, नंबर 4 दुर्घटनात्मक वध, नंबर 5 अस्वैच्छिक मानववध। तो दोस्तों मुगल काल में मुस्लिम विधि के अंतर्गत मानववध निम्नलिखित 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कत्ल उम्द। नंबर 1 कत्ल उम्द क्या कहलाता है। कत्ल उम्द किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने के आशय से किसी घातक आयुध द्वारा शासन मृत्यु कारित करने को कत्ल उम्द कहा जाता था। नंबर 2 कत्ल शहाब उम्द, ऐसी किसी आयुध से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य नहीं है शासन किसी की मृत्यु कारित करने को कत्ल शहाब उम्द कहा जाता था। नंबर 3 कत्ल खता। नंबर 3 कत्ल खता से तात्पर्य है भूल अथवा गलती से किसी की मृत्यु कारित कर देने को कत्ल खता कहा जाता था। नंबर 4 दुर्घटनात्मक मानववध, किसी दुर्घटना से कारित मृत्यु को दुर्घटनात्मक मानववध कहा जाता था। नंबर 5 अस्वैच्छिक मानववध, इसमें ऐसे मामले आते थे जिसमें किसी की मृत्यु अस्वेच्छा कारित हो जाती थी, अर्थात इसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होता था। ऐसी अपराध को जो है अस्वैच्छिक मानववध कहा जाता था। इस प्रकार मुस्लिम दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर, बर्बर, पुरातनवादी एवं धार्मिक कट्टरता युक्त थी। यह अपूर्ण त्रुटियुक्त एवं अनिश्चित थी। दोस्तों अब आगे बात करते हैं ब्रिटिश विधि की। ब्रिटिश विधि मुगल काल के पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन रहा। इसका प्रारंभ काल सन 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ माना जाता है। वस्तुतः ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार फैलाना तथा यहाँ से धन बटोरकर इंग्लैंड ले जाना था, लेकिन धीरे धीरे इसके अपने पांव पसार लिए और न्याय व प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। अपने प्रारंभिक काल में यहाँ न्यायिक दृष्टि से मुस्लिम दंड व्यवस्था ही प्रचलन में रही। इस व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों द्वारा इस दंड व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने लगा। समय समय पर अनेक चार्टर पारित किए गए, यथा 1600, 1609, 1661, 1668, 1672, 1683, 1687, 1726, 1783 एवं 1875 के चार्टर ब्रिटिश कालीन न्याय प्रशासन के विकास में वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपराधिक न्याय प्रशासन में इनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हत्या एवं सदोष मानववध के अपराध का निर्धारण आयुध से नहीं अपितु अपराध के आशय से किया जाने लगा। नंबर 2 अपराध को एक सामाजिक अपकार मानते हुए सरकार द्वारा उसका अभियोजन चलाए जाने की व्यवस्था की गई। नंबर 3 निर्गम एवं कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त किया गया। जब एक अंग विच्छेद के स्थान पर 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं एकाधिक अंग विच्छेद के स्थान पर 14 वर्ष तक की अवधि के कारावास का प्रावधान किया गया।
नंबर 4, जारता, बलात्कार आदि अपराधों में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं संस्वीकृति आदि के आधार पर दंड देने की व्यवस्था की गई। नंबर 5, अब कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान साक्ष्य दे सकता था। धर्म का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। नंबर 6, डकैती के अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। हत्या सहित डकैती के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। धीरे धीरे इस दंड व्यवस्था में और सुधार होता चला गया और परिष्कृत स्थिति में पहुंच गया। भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 इसका परिष्कृत रूप है। वर्तमान संहिता में कुछ 511 धाराएं हैं। समय समय पर इसमें परिवर्धन एवं संशोधन होते रहे हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में सर जेम्स स्टीफन द्वारा यह कहा गया कि यह संहिता मुझे इसके निर्माता एवं अपूर्वतम स्मारक प्रतीत होता है। यह आशा की जाती है कि संहिता दीर्घतम काल तक स्थायी रहेगी। साहित्य की एक शैली होती है जिससे उसके अन्य ग्रंथों का असर एवं लोकप्रियता कम हो जाती है, लेकिन दंड संहिता ने अब तक के लंबे सफर में विजय प्राप्त की है। जितनी सफलता इस संहिता को मिली है उतनी किसी अन्य अधिनियम को नहीं मिली है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का यह कहना है कि यह निर्विवाद है कि संहिता के रूप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधायन है, लेकिन उतना ही निर्विवाद यह भी है कि इस संहिता का संपूर्ण रूप से पुनरीक्षण विधिवेत्ताओं की एक विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रशासन कतिपय ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी अवधारणा व्यवहारिक एवं न्यायोचित है। यह अपराधियों को न्यायसम्मत अधिकार भी प्रदान करती है। इस अवधारणा को अपराधिता के सिद्धांत कहा जा सकता है। यह सिद्धांत मुख्यतया निम्नांकित है। नंबर 1, निर्दोषिता का सिद्धांत। नंबर 2, दोहरे खतरे से सुरक्षा का सिद्धांत। नंबर 3, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत। नंबर 4, अभिसंशय से संरक्षण का सिद्धांत। प्रभु बनाम एम्परर के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्त की अधिकारिता की तभी उपधारणा नहीं की जानी चाहिए जब तक उस पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो जाते। उसके निर्दोष होने की अवधारणा की जानी चाहिए। के.एम. नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। अभियुक्त को यह अधिकार है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे। अभियोजन पक्ष के मामले में यह तनिक मात्र भी संदेह प्रतीत होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए यह कहा गया है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिले। यह निर्दोषिता का सिद्धांत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 में अभियुक्त पर अधिरोपित आरोपों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर डाला गया है। इसके दृष्टांत का से यह बात स्पष्ट हो जाती है। मकबूल हसन बनाम स्टेट ऑफ बम्बई के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20(2) के बंद वहां लागू नहीं होंगे जहां दूसरा अभियोजन किसी दूसरे अपराध के लिए चलाया जाता है। अनुच्छेद 20(2) एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजन चलाए जाने को वर्जित करता है, दूसरे अपराध के लिए अभियोजन चलाने को नहीं। थैंक यू।